हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग रोटर इम्पीडेंस और रोटर सर्किट के पावर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। बट इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग के लिए मैं न्यू वीडियो रेगुलर लेकर आता रहूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, रोटर के पास जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है उस वाइंडिंग के पास खुद का एक रेसिस्टेंस होता है और खुद का एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। बट आप लोग बेसिक में पढ़े होंगे कि जब रेसिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को अगर मिला दिया जाए तो एक वैल्यू देता है जो कि जेड देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस, तो रोटर में जो इम्पीडेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे आज, तो वह इम्पीडेंस की वैल्यू जो होगा दो प्रकार का होगा। एक स्टैंड स्टिल कंडीशन के इम्पीडेंस कुछ और होगा, और जो है रनिंग कंडीशन के दौरान उस रोटर का इम्पीडेंस कुछ और होगा। और उसी प्रकार अब क्या बोले कि रोटर सर्किट का पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर फैक्टर का मतलब होता है कॉस फाई। कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो पावर फैक्टर को प्रोवाइड करता है। सो इसीलिए हम लोग कॉस फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एंगल को कैलकुलेट करना होगा। तो आप लोग के बता दें कि अगर रोटर सर्किट के सबसे पहले रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, चेंज नहीं करता है। डैट मीन्स स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान भी वो चेंज नहीं करेगा, और जो है रनिंग कंडीशन के दौरान भी वो चेंज नहीं करेगा। डैट मीन्स रोटर सर्किट के जो रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है, वह चेंज नहीं करता है। बट रोटर सर्किट को इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, जिसको हम लोग x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x2 बराबर आप लोग क्या जानते हैं, 2πf इंटू एल, जहाँ पे एल जो होता है वो कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, और जो एफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है जो कि चेंजेबल होता है। डैट मीन्स अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो होगा एफ जो होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, बट रनिंग कंडीशन के दौरान जो यह जो होगा इसका फ्रीक्वेंसी एफ आर होगा। एफ आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एस इंटू एफ जानते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो एस इंटू एफ होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक एक करके कि इंडक्टिव रिएक्टेंस स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान क्या होगा। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 2πf इंटू एल होगा, जहाँ एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है। लेकिन रनिंग कंडीशन के दौरान अगर देखें तो क्या हो, उसको हम रनिंग कंडीशन के दौरान जो इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो x2 डैश रिप्रेजेंट करेंगे। रनिंग कंडीशन के दौरान जितना भी रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे ना, जितना भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और रोटर में है इसीलिए हम लोग 2 लगा रहे हैं, तो इसीलिए x2 डैश, डैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग रनिंग कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 2πfr इंटू एल, जहाँ एफ क्या है, रोटर का फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πfr बराबर में क्या जानते हैं, एस इंटू एफ और इंटू एल लिख सकते हैं। लेकिन इसको देखिए कि आप क्या, हम यहाँ पर क्या जाने थे, 2πf इंटू एल क्या था, x2 बराबर था, तो इसीलिए 2π और f और इंटू एल, 2πf इंटू एल को एक साथ लिख दिए हैं और s को एक साथ लिख दिए हैं। लेकिन इसका वैल्यू क्या जानते थे हम, x2 के बराबर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, x2 डैश बराबर s इंटू x2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग रनिंग कंडीशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए हैं कि s इंटू x2 होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो है हम लोग वो रोटर सर्किट के इम्पीडेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इम्पीडेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z2 से, लेकिन स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान है इसीलिए इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं केवल x2 से। लेकिन रनिंग कंडीशन के दौरान होता है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं x2 डैश से, लेकिन यहाँ स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान रोटर सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो Z2 बराबर क्या लिखेंगे, R2 प्लस JX2। जैसा कि आप लोग बेसिक में पढ़ चुके होंगे कि इम्पीडेंस बराबर क्या लिखते हैं, R2 प्लस JX2, जहाँ पे J होता है 90 डिग्री ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो अगर इस रोटर सर्किट के अगर रोटर सर्किट के अगर इस जो है रोटर सर्किट की इम्पीडेंस के अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करते थे, √R2 के होल स्क्वायर प्लस x2 के होल स्क्वायर। तो ये हम लोग की क्या वैल्यू दे देगा, यही हम लोग की वैल्यू देगा कि रोटर सर्किट के इम्पीडेंस की मैग्नीट्यूड हमको मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर हम tan फाई यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, x2 बटा R2 हो जाएगा, क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर में आप लोग पढ़े होंगे कि z बराबर जो क्या होता है कि x प्लस आई वाई होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग tan फाई जो निकालते थे वो क्या होता था, y बाई एक्स होता था, जहाँ y क्या परपेंडिकुलर ये होता था, जो क्या होता था आपका बेस होता था। उसी प्रकार यहाँ x2 बाई R2 हो जाएगा। तो tan फाई एस जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो tan फाई अगर निकाल रहे हैं तो x2 बटा R2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम tan फाई अगर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x2 बाई R2 हो जाएगा। तो
तो यहाँ हम फाई एस का कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब कि स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो है एंगल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आया? तो tan इनवर्स x2/r2 आया। लेकिन हम लोग जो है अब जो है उसको रनिंग कंडीशन के दौरान हम लोग देखते हैं कि रोटर सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा। तो रनिंग कंडीशन के दौरान रोटर सर्किट का इम्पीडेंस को हम लोग क्या लिखेंगे? R2 + jx2 लिखेंगे, क्योंकि वहाँ x2 लिख रहे थे, यहाँ पे देखिए x2 यहाँ पे लिख रहे थे जो कि स्टैंड स्टिल कंडीशन का था, लेकिन यहाँ पे रनिंग कंडीशन का है इसलिए x2 लिखेंगे। और x2 बराबर हम लोग क्या कैलकुलेट कर चुके हैं? x2 बराबर कैलकुलेट कर चुके हैं s × s2, इसीलिए हम लोग यहाँ पे s2 बराबर पुट कर देंगे, s × s2 पुट कर देंगे। सो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा? R2 + js × x2 हो जाएगा। लेकिन इस जो है रोटर इम्पीडेंस को अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखेंगे? R2 + s R2 का होल स्क्वायर प्लस s × x2 का होल स्क्वायर, इसका रूट लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया क्या कि रनिंग कंडीशन के दौरान रोटर सर्किट का इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इतना होगा, √R2 का स्क्वायर प्लस x × x2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम उसमें भी अगर tan phi r निकालें, डेट मीन्स रनिंग कंडीशन के दौरान जो tan phi निकाले तो क्या हो जाएगा? s × x2/r2 हो जाएगा। और phi r अगर निकाले तो tan इनवर्स s × x2/r2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अगर phi s स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो एंगल आया आपका वो क्या आया था? tan इनवर्स x2/r2 आया। और देखिए कि रनिंग कंडीशन के दौरान जो आपका एंगल आया वो क्या आया? tan इनवर्स x2/r2 आया। लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पे कि कंपेरिजन करिए कि एक्स फाई एस और फाई आर में आप लोग कंपेरिजन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इसमें भी है और R2 दोनों में कॉमन है। और देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपका? x2 और बच गया x2 बच गया। तो देखिए आप लोग को x2 जो होगा वो ज़्यादा होगा x2 से, x2 जो होगा वो x2 से ज़्यादा होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग इसमें क्या है, s होता है और s क्या होता है? वो x से हमेशा कम होता है, क्योंकि अगर एक 1 - nr, क्योंकि s बराबर क्या होता है? 1 - nr/ns। और जब इसका वैल्यू क्या होगा? धीरे धीरे अगर बढ़ते जाएगा तो धीरे धीरे इसका वैल्यू बढ़ेगा तो स्लिप की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। इसीलिए स्लिप की वैल्यू घटेगा तो डेट मीन्स इसका वैल्यू जो है x2 से कम जाएगा। तो यहाँ पे x2 क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो आप लोग खुद देखिए, अगर x2 ज़्यादा हो गया तो डेट मीन्स फाई एस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे इसका वैल्यू कम गया तो डेट मीन्स इसका वैल्यू कम जाएगा। तो आप लोग बोलिए कि अगर ए ज़्यादा है इससे तो इसीलिए ई ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो फाई एस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया फाई आर से, फाई एस ज़्यादा हो गया फाई आर से। डेट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो एंगल आया है वो ज़्यादा है रनिंग कंडीशन के दौरान जो एंगल है उससे। तो आप लोग एक बात और जानते होंगे कि अगर हम लोग कॉस फाई एस जो क्या वैल्यू देगा कि स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान पावर फैक्टर देगा, और कॉस फाई आर जो देगा वो क्या देगा? रनिंग कंडीशन के दौरान जो है पावर फैक्टर की वैल्यू देगा। सो अगर फाई एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो ज़्यादा है। लेकिन आप लोग कॉस के साथ आप लोग एक रिलेशन पढ़े हुए हैं कि कॉस के एंगल जितना ज़्यादा रहता है तो कॉस फाई की वैल्यू उतना ही कम जाता है। सो फाई एस की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इस पूरे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या कर जाएगा? कम कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे फाई आर की वैल्यू देखिए इसके कंपेरिजन में कम है, सो इसका वैल्यू अगर कम है तो इस पूरे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि फाई आर के तो इसका बढ़ गया है तो कॉस फाई आर की वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा कॉस फाई एस से। तो देखिए यहाँ पे क्या पता चला कि पावर फैक्टर जो रनिंग कंडीशन के दौरान रोटर सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा किसके कंपेरिजन में? स्टैंड स्टिल कंडीशन के कंपेरिजन में। मतलब कि बोला जाए सिंपली तो पावर फैक्टर जो होगा रनिंग कंडीशन के दौरान पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और पावर फैक्टर स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान क्या होगा? रोटर सर्किट का पावर फैक्टर वो कम होगा। ये आप लोग को याद करके रखना है और आप लोग को यहाँ पे हम बताते चल रहे हैं। लेकिन एक और कंपेरिजन पढ़ना रहता है कि आप लोग फुल लोड और नो लोड में अगर कंपेरिजन करें तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले स्लिप के बारे में जानना होगा, फुल लोड स्लिप और नो लोड स्लिप। तो जब उस पर फुल लोड लगा हुआ है तो डेट मीन्स उस टाइम जो स्लिप के वैल्यू देगा उसको बोलते हैं फुल लोड स्लिप, और जब लोड नहीं लगा हुआ है उस टाइम जो स्लिप हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे नो लोड स्लिप। लेकिन आप लोग यह भी जान चुके होंगे, पिछले वीडियो में मैं भी बता चुका हूँ कि जो फुल लोड के समय जो स्लिप जो होगा
उस टाइम जो है स्पीड क्या होगा, कम होगा, और नो लोड के टाइम जो है उस नो लोड टाइम के समय जो है स्पीड क्या होगा, रोटर का स्पीड जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि अगर जिस टाइम लोड नहीं कनेक्टेड है उस टाइम रोटर का स्पीड ज़्यादा होगा, और जब उस शाफ्ट के साथ लोड कनेक्ट कर दिए हैं तो उस टाइम रोटर का स्पीड क्या जाएगा, कम जाएगा। तो हम लोग क्या बोले, फुल लोड के दौरान स्पीड कम है, और जो है लोड जिस टाइम नहीं कनेक्टेड है उस टाइम क्या है, इसका स्पीड ज़्यादा है। दैट मीन्स इसका स्पीड ज़्यादा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एन एस माइनस एन आर फुल लोड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइम इसका जो है और ये ज़्यादा हो जाएगा, और एन एस माइनस एन आर नो लोड क्या हो जाएगा, कम जाएगा इसके कंपेरिजन में। सो यहाँ पे हम लोग अगर दोनों साइड एन एस से डिवाइड कर दें, एन एस से इधर भी डिवाइड कर दें आपका, और इधर भी एन एस से आकर डिवाइड कर दें, तो आपको देखिए ई वी स्लिप की वैल्यू दे देगा और ई वी स्लिप की वैल्यू दे देगा। लेकिन यह स्लिप की वैल्यू जो देगा वो फुल लोड के दौरान देगा, और यह स्लिप की वैल्यू जो देगा वो नो लोड के दौरान देगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग, तो आप लोग क्या यहाँ से समझ चुके हैं कि जो फुल लोड के दौरान जो स्लिप जो होगा वो ज़्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, नो लोड स्लिप के तुलना में। सो यहाँ पे देखिए कि अगर 5 नो लोड के दौरान हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या हो सकता है, tan इनवर्स एस नो लोड इंटू x2 बटा R2 हो जाएगा। और देखिए फुल लोड के दौरान अगर हम एंगल कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एस जो है फुल लोड का स्लिप इंटू x2 और बटा R2। तो सो यहाँ पे आप लोग देखिए उसी प्रकार कंपेरिजन कीजिए कि क्या है कि R2 तो दोनों में सेम है, R2 दोनों में सेम है। और ये देखिए कि एफ एल डेट मीन्स फुल लोड क्या है, ज़्यादा है, तो डेट मीन्स ई ज़्यादा हो गया आपका, तो ई भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फुल लोड के एंगल ज़्यादा हो जाएगा किसके कंपेरिजन में, नो लोड के कंपेरिजन में। और यहाँ पे देखिए नो लोड के कम था, यहाँ पे नो लोड देखिए कम है इससे, तो ये आपका नो लोड कम गया, तो डेट मीन्स ये भी कम जाएगा। और ये देखिए फुल लोड ज़्यादा है, फुल लोड का स्लिप ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फुल लोड के दौरान जो एंगल होगा वो ज़्यादा होगा। तो फुल लोड के दौरान जो एंगल है वो क्या लिखे हैं, ज़्यादा लिखे हैं नो लोड के एंगल के तुलना में। सो आप लोग cos फाई की अगर बात करें, डेट मीन्स पावर फैक्टर की बात करें फुल लोड के दौरान, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि आप लोग पावर फैक्टर जानते हैं cos फाई। और cos फाई जो होता है वो जितने ज़्यादा रहता है तो cos फाई की वैल्यू उतना कम रहता है। सो अगर फुल लोड के दौरान फाई के वैल्यू ज़्यादा है तो उस टाइम उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। मतलब फुल लोड के दौरान पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा, किसके कंपेरिजन में, नो लोड के कंपेरिजन में। डेट मीन्स नो लोड के क्यों, क्योंकि नो लोड के जो है एंगल वो कम है, तो cos के साथ एंगल अगर कम रखेंगे तो उसका वैल्यू उतने ज़्यादा होगा। डेट मीन्स cos फाई की वैल्यू ज़्यादा होगा, तो डेट मीन्स नो लोड के दौरान पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे से 2 बात कैलकुलेट हो चुका है कि जो है फुल लोड के दौरान पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, कम होगा, और नो लोड के कंडीशन में पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें पावर फैक्टर को क्या देखें कि रनिंग कंडीशन के दौरान जो है पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, और जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और फुल लोड और नो लोड के कंपेरिजन में क्या देखें कि फुल लोड पे पावर फैक्टर कम होगा और नो लोड पे पावर फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।